ठीक है, मेरे पास राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक संदेश है। जैसा को तैसा। न तो युद्ध लड़ने का तरीका है, जीतने की तो बात ही छोड़िए। मार्क, तुम क्या सोचते हो जो कल रात हुआ? सबसे पहले ईरान ने हॉर्मज जलडमरू मध्य के ऊपर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हमें जवाबी कार्रवाई करनी होगी, और उन्होंने की भी। लगा भगवान का शुक्र है। और फिर ठीक है, वो एक F-1000 की घोषणा थी। बस बहुत हुआ, हमने उचित जवाब दिया। बस बहुत है। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जैसा कि आज के एपिसोड से पहले चर्चा की गई थी, ट्रंप हमेशा कहते थे कि अगर आप अमेरिकियों को मारते हैं तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस खास मामले में विमान में जो दो लोग थे वे दोनों जिंदा थे। उन्हें आप जानते हैं बचा लिया गया था। अमेरिकी जीवन की हानि नहीं हुई। शायद इसी ने राष्ट्रपति का नजरिया भी प्रभावित किया। लेकिन दूसरी बात, जब आप कहते हैं बुरा न माने लेकिन सीधे तौर पर कि आप बदले में युद्ध नहीं जीत सकते, तो मैं कहूंगा कि यह केवल आंशिक रूप से सही है। क्यों? अगर आपके पास ईरान पर इतना दबाव है और उनके शहरों की नाकाबंदी कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रहे हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था हर दिन सैकड़ों मिलियन डॉलर खो रही है, जैसा राष्ट्रपति ने कहा, उनकी अर्थव्यवस्था गिर रही है और शासन पर दबाव है ना? और आप लगातार थकाऊ युद्ध कर रहे हैं, जैसे को तैसा, कभी यहां हमला कर रहे हैं, कभी वहां हमला कर रहे हैं। सही है। असल में आप जानते हैं, आप उन्हें घुटन करा रहे हैं। और शायद ये एक ऐसी रणनीति है जो वास्तव में वो ला सकती है जिसके बारे में आप इतने समय से बात कर रहे हैं, यानी सत्ता परिवर्तन। क्योंकि ईरान के लोग कहेंगे, हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमें बिजली नहीं मिल रही है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब तेहरान पर बमबारी नहीं है, इसलिए हम बाहर आ सकते हैं। शायद यही सबसे अच्छा तरीका है। इसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन शायद सत्ता परिवर्तन के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है। सच में नहीं, ईरान के लोग यही देख रहे हैं। वे उन्होंने कहा, वाह, आखिरकार वॉशिंगटन में एक ऐसा राष्ट्रपति है जो इस बुरी सत्ता के बारे में कुछ करेगा। और उन्होंने कहा मदद रास्ते में है। और जाहिर है इसके बाद उन्हें हफ्तों लग गए फिर अब एपिक फ्यूरी शुरू करने में। और अब वे देख रहे हैं कि वे पीछे हट रहे हैं। और वे कैसे पीछे हट रहे हैं? वे कहते हैं हमें एक समझौता चाहिए, हमें एक समझौता चाहिए, अगर वो खुद अपने फैसले से पीछे हट रहे हैं। और वैसे जो भी कहता है कि वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नाराज हैं और उन्हें कहते हैं बेरूत पर हमला मत करो और ये मत करो और वो मत करो, हाँ, आप थोड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। वो ये बात खुद से भी कह रहे हैं, क्योंकि वो इस्लामी गणराज्य के साथ एक समझौता करने के जुनून में पड़ गए हैं, जो असंभव है। और अगर कोई समझौता करेगा तो वो अमेरिका ही है। और ईरानी लोग ये देख रहे हैं और वे बहुत निराश हैं। और खाड़ी देश भी ऐसे ही हैं। ये बहुत चिंता की बात है। और जब तक ये सब एक चाल नहीं है शासन को धोखा देने के लिए, और वास्तव में वो और इजराइल, आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल कोई बड़ा अंतिम कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। सिर्फ शासन को ही नहीं, बल्कि उनकी सारी क्षमताओं को भी ध्वस्त करने के लिए, और वहां से संवर्धित यूरेनियम को बाहर ले जाने के लिए। बेकार कागज पर हस्ताक्षर करने के बजाय, जिसका कोई मूल्य नहीं, तो वो अलग बात है। और अगर ऐसा हुआ तो मैं मान लूंगी कि मैं गलत थी, ठीक है? तो मैं राष्ट्रपति ट्रंप के बचाव में ये कहूंगा, आप दुश्मनों को अपनी नीति तय करने की इजाजत नहीं देते, आपकी अपनी नीति होती है। वो मशहूर कहानी है, और मैं जानता हूं कि कास्त्रो ईरानी नेतृत्व जैसे नहीं है, साथ ही इस्लामी कट्टरता कम्युनिज्म जैसी नहीं है। क्यूबा मिसाइल संकट में एक प्रसिद्ध घटना है जिसमें एक अमेरिकी पायलट को क्यूबा की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने मार गिराया था। केनेडी कहते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास बड़े मुद्दे हैं। यही दुखद सच्चाई है। अगर केनेडी ने प्रतिक्रिया दी होती तो तनाव बढ़ सकता था और परमाणु युद्ध भी हो सकता था। कौन जानता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे लगता है ट्रंप का यह कहना सही है। अगर ट्रंप की नीति इस समय यही है, दबाव बनाए रखे, समय समय पर उन्हें चोट पहुंचाए, खासकर जब वे गलत काम करें। हाँ, लेकिन आर्थिक दबाव और उनके देश, उनके बंदरगाहों आदि को अलग थलग करने का दबाव बनाए रखे। क्या सच में ईरानियों को तय करने देना चाहिए कि हम कब तनाव बढ़ाएं? बिल्कुल नहीं, यही मेरी बात है। जब हम कहते हैं थकावट की लड़ाई, तो आप जानते हैं मुझे वो पसंद नहीं है। थकावट की लड़ाई आमतौर पर वही होती है जो आपका दुश्मन आपके साथ करता है। वो बार बार परखता और हमला करता है,
कहता है, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। ये लड़ाई थकावट की नहीं होनी चाहिए। शुरू में भी ऐसी नहीं थी। हाँ, ये शानदार है। ईरान पर प्रतिबंध लगाना शानदार कदम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये अमेरिकी मिसाइलों, B-2 बॉम्बर्स या आर्थिक दबाव से करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे खुद युद्ध की खास ज़रूरत है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो ये है कि आर्थिक दबाव पर्याप्त नहीं है। और ये पर्याप्त क्यों नहीं है? और ये बात इस्लामी मानसिकता से जुड़ी है। हम अपने ही लोगों को मार देंगे, हमारे लिए तो ये सब भूखे मर सकते हैं। हमें 12वें इमाम की ज़रूरत है और भरोसा है कि अल्लाह सब कुछ देगा। हम मध्य पूर्व और दुनिया पर कब्जा करेंगे। ये मानसिकता अमेरिकी नहीं समझ सकते, ठीक है। मेरा कहना है कि इस्लामी गणराज्य पर कोई भी दबाव अच्छा है। मेरा कहना है कि उन्हें छोड़ दें। क्या आपको किसी अमेरिकी के मरने का इंतजार है? उन्होंने कहा, अगर कोई अमेरिकी मरा तो माफ कीजिए। अगर मैं आपको सिर में गोली मार दूं और आप कोमा में जाकर भी बच जाएं, तो किसी भी कानूनी व्यवस्था में ऐसा होता है? वो वही था, ऐसा नहीं है। सजा वैसी होनी चाहिए जैसे मैंने आपकी हत्या की हो। युद्ध में भी यही होता है। मुझे आपको कुछ बताने दीजिए। जब और इजराइल भी वही कर रहा है। वैसे लेबनान के बारे में हमने कहा अब और अच्छा बनने का समय नहीं है, ठीक है। अब से कोई भी मिसाइल प्रक्षेप्य, आप जानते हैं, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, कुछ भी हो, अगर हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली क्षेत्र में आता है, हम बेरूत पर जोरदार हमला करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च हुए, पर हमने उन्हें इजरायली सीमा में गिरने से पहले ही रोक लिया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत भयानक है, माफ कीजिए। ये सही तरीका नहीं, क्योंकि दुश्मन देखता है। दुश्मन इसे देखता है और जानता भी है। भले ही वे कमजोर हो गए हों, ये बहुत बुरा है। अमेरिका और इजराइल ने हर मोर्चे पर बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ। और फिर बस ये कहना कि ठीक है, चलो रुक जाते हैं। अब हम समझते हैं कि नेतन्याहू को वॉशिंगटन के साथ जितना हो सके तालमेल बिठाना पड़ता है। मेरा मुद्दा ये नहीं कि ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ है। ये है कि वो अपनी ही परमाणु शक्ति और उनके पास कोई परमाणु हथियार ना होने की सोच के खिलाफ जा रहे हैं। और अब इसी वजह से चलिए एक चिंताजनक सवाल पर नजर डालते हैं। उससे पहले क्या मैं बस इतना कह सकता हूं? मैं जवाब देना चाहता हूं क्योंकि आपने कहा, और हम उस पर जाएंगे जो आप चर्चा करना चाहते हैं। मेरा मतलब है, मैं बस सीधे आपके कहे पर जवाब देना चाहता था। मुझे लगता है आपने तथ्यात्मक गलती की, क्योंकि मैंने कानून नहीं पढ़ा और शायद आपने भी नहीं। हमारे परिवारों में वकील हैं, लेकिन मैं आगे कहना चाहूंगा। हत्या का प्रयास, उसे वही सजा नहीं मिलती जो खुद हत्या करने पर मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है। कानून में हत्या के प्रयास और हत्या के बीच फर्क होता है। मैं कहना चाहूंगा, मुझे याद है जब आयरन डोम के लोगों ने कहा था कि ये इजराइल की सभी समस्याओं का हल नहीं, बस कुछ लोगों की जान बचाता है। मुझे याद है आयरन डोम सिस्टम रॉकेट्स को गिराता है जब हमास या हिजबुल्लाह हम पर रॉकेट दागते हैं। हमारे उन लोगों के लिए, मुझे पता है आप जानते हैं, लेकिन दर्शक और श्रोता जो शायद इससे वाकिफ नहीं है, इजराइल की इनकमिंग रॉकेट्स को मार गिराने की क्षमता है ना। आप युद्ध नहीं जीत सकते, लेकिन आप अपने लोगों की रक्षा करते हैं। लेकिन ये और भी कुछ करता है। ये सरकार को अपने तरकश वे और तीर रखने की क्षमता देता है। आप इससे क्या कहते हैं? तरकश। तरकश। बहुत धन्यवाद। अगर वे आप पर रॉकेट दागते हैं और आपके पास मिसाइल रक्षा नहीं है, तो आपको जमीनी बल भेजने पड़ेंगे। जैसे ही मेरे पास आयरन डोम होता है, मैं सोच सकता हूं कि इस खतरे से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, किन शर्तों पर मेरे लिए हमला करने का सबसे अच्छा समय कब है। ये मुझे अपनी प्रतिक्रिया में अधिक लचीलापन देता है। मुझे लगता है यह भी यही लागू होता है। आप कह रहे हैं, अगर वे रॉकेट दागते हैं और किसी को नहीं मारते, तो ये हत्या का प्रयास है, हत्या नहीं। इसमें फर्क है। और अगर वे मिसाइल दाग रहे हैं और आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं और आप उस मिसाइल को गिरा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे अच्छे लोग हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आपके पास यह क्षमता है कि आप अपने लिए सही समय पर अपने लिए सही प्रतिक्रिया तय कर सकें। और याद रखिए, जब यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, वो कौन सी तारीख थी? 58 फरवरी नहीं, 28 फरवरी, माफ कीजिए। उन्होंने सभी को चौंका दिया, ईरानियों को भी। 28 फरवरी से कई हफ्ते पहले तक हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि वो ऐसा करेगा या नहीं। जब उसने किया,
तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। इसलिए ये सोचने लायक है कि आपके पास तब कार्रवाई करने की क्षमता हो जब ये आपके लिए सुविधाजनक और दुश्मन के लिए सबसे बुरा समय हो। बिल्कुल, अगर अभी यही हो रहा है जैसा मैंने कहा, तो मैं अपनी टोपी खा लूंगी, अपनी बात वापस ले लूंगी और माफी मांग लूंगी। ठीक है? मुझे डर है कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सौदे को लेकर ये कमबख्त जुनून है। अब 1 मिनट के लिए चलिए जेडी वेंस को सुनते हैं, जो फॉक्स न्यूज पर जेसी वॉटर्स से बात कर रहे हैं। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे बहुत सारे साझा हित हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जहां हमारे हित अलग हो जाते हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि जहां इजराइल के अपने उद्देश्य हैं, वहीं अमेरिका का मुख्य उद्देश्य है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और वास्तव में पिछले कुछ महीनों में जो हुआ है, बल्कि पिछले 1.5 साल में, उसकी वजह से हमने वो जगह बनाई है जहां राष्ट्रपति को विश्वास है, और मुझे लगता है कि वो सही हैं कि हम ईरान के परमाणु समझौते का दीर्घकालिक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब इजराइल को यह पसंद आ सकता है, उन्हें यह पसंद आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन मूल रूप से हमें लगता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोत्तम हित में है। ठीक है, सौंपने से पहले मैं बस पूछना चाहती हूँ, उसने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? बिल्कुल, हमारे हित एक जैसे नहीं हैं, लेकिन इजराइल के सर्वोच्च हित में यही है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार ना हो। क्योंकि सोचिए, ईरान के परमाणु हथियारों से सबसे पहले कौन सा देश तबाह होगा? इजराइल को मौत, अमेरिका को मौत। हम उनके परमाणु हथियारों का पहला निशाना बनेंगे। ठीक है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि शायद इजराइल को ये पसंद ना आए, शायद उसे पसंद आए, लेकिन हमारा हित है कि हम उन्हें परमाणु हथियार रखने से रोकें। पहले, हाँ ठीक है। दूसरा, हमें लगता है कि हम अच्छा दीर्घकालिक समझौता कर सकते हैं। ये सब बकवास है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जेडी वांस इसमें शामिल हैं। वे प्रशासन के उस धड़े के सदस्य हैं जो इजराइल के पक्ष में नहीं हैं। वे अलगाववादी धड़ा हैं, और आप जानती हैं, मुझे कहना पड़ेगा, यहाँ तक कि उनका लहजा, इजराइल के प्रति उनका लहजा भी बिल्कुल अस्वीकार्य है। और आपका क्या मतलब कि इजराइल को ये पसंद आए या ना आए? हम नहीं चाहेंगे कि उनके पास परमाणु हथियार हों, और हमें लगता है कि उन घिनौने बुरे मुल्लाओं और क्रांतिकारी गार्ड्स के साथ किया गया कोई भी समझौता अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं जवाब दूंगा। और सबसे पहले, अगर आप प्रशासन में विभाजन की बात करते हैं, और इसलिए कुछ लोग हैं जो ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सोच रखते हैं और जो लोग शामिल होना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो अलग थलग रहने की परंपरा में ज्यादा विश्वास करते हैं। वे अमेरिका को विदेशी युद्धों से दूर रखना चाहते हैं, जो उनकी एक अहम प्राथमिकता है। और आप जानते हैं, रूबियो शायद एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और वेंस दूसरे पक्ष का, और राष्ट्रपति, जैसा कि अब तक देखा गया है, वे ज्यादा रूबियो की तरफ है। मुझे लगता है कई इजरायली, शायद रूथी ब्लूम भी, मानते हैं उनके पास दूसरी दिशा में जाने का विकल्प है। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे इजरायली, आप जानते हैं, जब वेंस ने बोला तो उन्होंने कहा, यही वो आवाज है जो सामने आ रही है। मैं उनके कहे का असली मतलब देखना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि इजरायली नेताओं ने वास्तव में इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। जब आप कहते हैं कि हम अच्छे दोस्त और सहयोगी हैं, साथ लड़ते हैं, लेकिन हमारे हित एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि हम अलग अलग देश हैं। और अमेरिका के हितों का ध्यान रखना राष्ट्रपति ट्रंप का काम है, और इजराइल के हितों का ध्यान रखना प्रधानमंत्री नेतन्याहू का काम है। यही सच है। शायद वो इसे बेहतर कह सकते थे, लेकिन ये सच है जिसे हमें स्वीकारना होगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज परमाणु मुद्दा है। ठीक है, और सच्चाई यह है, और उन्होंने कहा कि इजराइल है, आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल को यह पसंद है। इजराइल मानता है कि हमें परमाणु मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह सच है कि हम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के मुद्दे को भी हल करना चाहेंगे। यह सच है कि हम हमास और हिजबुल्ला जैसे प्रॉक्सी समूहों की समस्या को हल करना चाहेंगे, जिन्हें ईरान द्वारा हथियार, फंड और समर्थन मिलता है। हाँ, हम ये सब करना चाहते हैं। हमास, हौथी, हिजबुल्ला को वहां से हटाना है ना? हम चाहते हैं, आप जानते हैं, हम शासन परिवर्तन भी देखना चाहेंगे। हम ये सब चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल मूल रूप से उस स्थिति से सहमत है जिसे वैंस ने व्यक्त किया था कि हमें परमाणु मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात है कि अच्छा परिणाम मिले, ओबामा जैसा नहीं, बल्कि एक असली समझौता हो जो वास्तव में शासन से परमाणु हथियार हटा दे। अब मुझे पता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको यह मुमकिन नहीं लगता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप किसी चीज के बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका है कि ट्रंप डटे रहेंगे और सिर्फ अपनी शर्तों पर ही कोई समझौता करेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 3 कारण हैं।
ट्रंप नहीं चाहते कि उन्हें कमजोर माना जाए, है ना? ट्रंप नहीं चाहते कि उन्हें नरम समझा जाए, और शायद सबसे अहम बात, ट्रंप नहीं चाहते कि उन्हें ओबामा जैसा समझा जाए। अगर ये उनकी 3 चिंताएं हैं, सही है, वो परमाणु मुद्दे पर बुरा समझौता कैसे मान सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा था बिल्कुल इज़राइल की पहली प्राथमिकता परमाणु हथियार हैं। इसलिए मैंने कहा कि उनमें इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह से कह रहे हैं। यही हमारी प्राथमिकता है। दूसरी बात, हाँ, हमारे अपने भी हित हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम दूसरी प्राथमिकता हैं, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति है और हम इसे स्वीकार करते हैं, और ये सच है। तीसरी बात, मुझे बोलने दीजिए। कोई सौदा अच्छा नहीं होता। कुछ भी अच्छा सौदा नहीं होता, सिर्फ जीत होती है। अगर हमें परमाणु हथियार चाहिए तो ट्रंप ने शुरू में अपने लक्ष्य बताए थे। शासन परिवर्तन की बात नहीं की थी। वो ईरानी लोगों पर निर्भर था। जब उन्होंने कहा मदद आ रही है, तो मतलब था कि वे इसे आसान करेंगे। कैसे? शासन को हराओ, न कि बदलो। ये उन्हें खुद करना होगा। लेकिन शासन को हराते कैसे हैं? आप उसके परमाणु हथियार छीन लेते हैं, आप उसकी मिसाइलें छीन लेते हैं, आप उसके प्रतिनिधियों को हटा देते हैं, आप उससे जुड़ी हर चीज छीन लेते हैं, और वैसे आप उसे होर्मुज जलडमरू मध्य को बंधक नहीं बनाने देते, ठीक है? अब जब आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं और ट्रंप ने बार बार कहा है कि 2 हफ्तों में हम उन्हें खत्म कर सकते हैं, तो कीजिए। हमें मत बताइए कि ये सच है। आपके B-2 बॉम्बर्स शानदार हैं, तो फिर आप क्यों रुकते हैं और कहते हैं नहीं, माफ कीजिए, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। हम भेजने जा रहे हैं, वो अपने दोनों दामादों को भेजने जा रहे हैं, जो भी हो। मेरा मतलब है जैरेड कुशनर। मैं टॉम बैरक की भी बात कर रही हूँ, जिनका सीरिया और तुर्की से संबंध है। साथ ही आप विटकॉफ और जेडी वेंस को भी भेजते हैं। वे कहते हैं चलो बात करते हैं, कभी भी हो सकता है, हम कभी भी समझौता साइन करेंगे। ये सब बकवास है। दूसरा, ऐसा कहने से आप ईरानी शासन को यही संदेश देते हैं, अपनी हठधर्मिता जारी रखो। वे कुछ भी नहीं करने वाले हैं और खाड़ी में मिसाइलें दागते रहेंगे, क्योंकि वे कुछ भी नहीं करने वाले हैं। मुझे बताने दीजिए, ये कहना बंद करें कि अगर वो बुरा समझौता नहीं करेगा तो समझौता नहीं हो सकता। आप उनसे समझौता नहीं कर सकते, उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। और ये खुद ट्रंप थे जिन्होंने कहा था कि पूरी तरह से आत्मसमर्पण। उन्होंने हमेशा यही कहा। और मुझे पता है कि गैस की कीमतें बढ़ गईं वगैरह, हम ये सब समझते हैं। और हाँ, 4 जुलाई के जश्न, हम ये सब समझते हैं। लेकिन उन्होंने खुद अपने ही युद्ध के लक्ष्यों से पीछे हट गए हैं। ये सवाल नहीं है कि इज़राइल को ये पसंद है या नहीं। सोशल मीडिया पर मुझ पर हमला करने वालों से मुझे बस एक बात और कहनी है। मैं बात कर रही हूँ, आप जानते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के टकर कार्लसन वाले गुट की, क्योंकि मैं खुद एक रिपब्लिकन हूँ। मेरा मतलब है, मैं एक अमेरिकी भी हूँ और एक इजरायली भी। और वे मुझसे कहते हैं, हम अमेरिका फर्स्ट हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे सैनिक तुम लोगों के लिए मरे। नहीं, हम नहीं चाहते। पहली बात, कोई भी अमेरिकी सैनिकों से इजराइल के लिए मरने को नहीं कह रहा है। अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना है, और दुश्मनों को ये पता होना चाहिए। इजराइल में लोग इन लड़ाइयों में मरने को तैयार हैं, कोई भेज नहीं रहा। मैं बस आखिरी बात कहना चाहती हूँ। हमारे पास एक वाक्यांश है जो हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और मुझे लगता है कि वे नहीं समझते कि वे क्या कह रहे हैं। हम अपने सैनिकों को किसी चीज के लिए मरने के लिए नहीं भेजना चाहते। नहीं, हम सैनिकों को मारने के लिए भेजते हैं, मरने के लिए नहीं। सैनिकों का काम ही यही है, मारना, मरना नहीं। और इजरायली और सैनिकों की मां होने के नाते मुझे ये कहने का हक है। सवाल ये नहीं कि मैं बेटे को मरने भेज रही हूँ। नहीं, असली बात ये है कि आप बुरे दुश्मनों को हराएं, और ये अमेरिका के हित में है। और अमेरिका फर्स्ट का मतलब यही है। और अगर आप उन छोटे मुल्लाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो फिर आप अमेरिका फर्स्ट कैसे हैं? मैं अब जेडी वैंस के लहजे पर जवाब देना चाहता हूं, जो जैसा कि आपने कहा और जैसा कि मैंने पहले से ही कहा था, थोड़ा आपत्तिजनक है ना? जब वे कहते हैं कि परमाणु मुद्दा हमारी प्राथमिकता है, इजरायली चाहें तो माने या छोड़ दें, ठीक है। और सच तो यह है कि ट्रंप खुद भी एक मौके पर नेतन्याहू के साथ ऐसा ही लहजा इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, देखो, बीबी को वही करना होगा जो मैं कहूं, या मैं उसे बताऊंगा क्या करना है और उसे मानना ही पड़ेगा, है ना? इजरायली लोगों को अच्छा नहीं लगता जब अमेरिकी लोग उनसे ऊपर से बात करते हैं, है ना? और मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं, वो ऐसा क्यों करते हैं, है ना?
क्या वो ऐसा करते हैं? क्या ट्रंप ऐसा करते हैं क्योंकि ये उनकी पर्सनैलिटी है? शायद वो सबसे ऐसे ही बात करते हैं, और हमसे भी। मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। क्या वंश ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे इजराइल अमेरिका गठबंधन के खिलाफ है? ठीक है, मुमकिन है, हाँ। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, लेकिन शायद। मुझे लगता है ये वही बात है जो आपने पहले कही थी। वो लोग सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम फैसले ले रहे हैं। इसी छोटे लेकिन मुखर मागा समर्थकों के समूह के कारण कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने अमेरिका को युद्ध में घसीटा और वे इजराइल के लिए लड़ रहे हैं, जो अमेरिका के हित में नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब वे कहते हैं कि हम जिम्मेदार हैं, हम बॉस हैं, इजराइल चाहे तो माने या ना माने, ये उनके लिए एक तरह से बचाव का तरीका है, ये कहने का कि इजराइल फैसले नहीं ले रहा, हम ले रहे हैं। और साफ तौर पर कहे तो इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका साझेदार है ना? हम सहयोगी हैं। लेकिन जैसा कि आपने अलग शब्दों में कहा, वे वरिष्ठ साझेदार है ना? हम क्षेत्रीय शक्ति है। हम प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है। वे महाशक्ति है जिससे उन्हें विशेष दर्जा मिलता है। और निश्चित रूप से इजराइल हमेशा अमेरिका के हितों का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन ये हित, जैसा कि हमने पहले कहा था, हमेशा टकराते नहीं हैं। अब समझौते के मुद्दे पर, सही? और यहां आप हमेशा बहुत स्पष्ट रहे हैं, और मैं आपसे असहमत होने में हमेशा बहुत स्पष्ट रहा हूं। हाँ, क्योंकि मुझे पूरी तरह पता है कि हम किससे निपट रहे हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को लेकर मुझे कोई भ्रम नहीं है। मुझे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स या आयतुल्लाह को लेकर कोई भ्रम नहीं है। मैं जानता हूं कि वे इजराइल को नष्ट करना चाहते हैं। अगर उनके पास कोई जादुई बटन होता और इजराइल एक बड़े मशरूम के बादल में तब्दील हो जाता, तो वे इस धरती पर सबसे खुश लोग होते। मुझे इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं है कि हम किससे निपट रहे हैं। लेकिन रियल पॉलिटिक के ढांचे में, है ना? अगर आप अपनी आर्थिक शक्ति के जरिए, इस नाकेबंदी के जरिए, सैन्य शक्ति के जरिए जो हम हमले कर रहे हैं, शासन की कमजोरियों के जरिए आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप ऐसी डील कर सकते हैं जो नेतन्याहू ने कहा वही करती है, तो उसे डील करना चाहिए। इसका मतलब है कि उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम ईरान से पूरी तरह हटा दिया जाए। यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को पूरी तरह शारीरिक रूप से नष्ट किया जाए। मुझे लगता है अगर आप ईरान परमाणु समझौते में ये दोनों बातें हासिल कर लें, तो ये ओबामा के समझौते में पूरी तरह गायब थीं। अगर आप वो पा सकते हैं, तो मेरी राय में ये एक अच्छा समझौता है। अब बेशक मैं शासन परिवर्तन चाहता हूं, बेशक मैं और भी चीजें चाहता हूं, लेकिन कभी भी परफेक्ट को, अच्छे काम में रुकावट मत डालो। एक आखिरी बात और, ठीक है? ईरान के साथ परमाणु समझौते के मुद्दे पर रूथी ब्लम, आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन साफ है कि ट्रंप बार बार अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं। आपने पहले समर्पण शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें उन बातों पर सहमत होना पड़ेगा जिन पर वे पहले कभी सहमत नहीं हुए हैं। अगर ट्रंप उस रास्ते पर जाते हैं और जो चीजें सबसे अहम हैं उन पर समझौता नहीं करते, और वो वही दो बातें हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, तो वो ऐसी बात है जिसका मैं, मार्क रेगेव, समर्थन करूंगा। सिवाय एक बात के, आप समर्पण की जगह समझौता कह सकते हैं। अगर वे समर्पण करते हैं तो मैं वही कह रही हूँ। हमें ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रपति ट्रंप और वो सच में ऐसा चाहते हैं कि सारा परमाणु सामग्री हासिल की जाए और ईरान को रोका जाए, और उसमें वो समृद्ध यूरेनियम भी शामिल है जो सिर्फ 20% समृद्ध है, जिसे आसानी से बम स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, अंदर जाओ और ले लो। डील से क्या मतलब है? उन्हें मानना पड़ेगा? नहीं, नहीं, तुम्हें उन्हें हराना होगा। तुम्हें उन्हें अपनी शर्तें मनवानी होंगी। तुम्हें अंदर जाना होगा। अब अमेरिकी वहां सैनिक नहीं भेजना चाहते ताकि वे खतरे में ना पड़े। मैं कह सकती हूँ, इजराइल सैनिक भेजने को तैयार हैं। अमेरिका, दोनों देशों, पश्चिमी दुनिया, इस क्षेत्र और सिर्फ इजराइल की ओर से नहीं। इसीलिए जब ग्रॉय एपर्स मुझ पर अमेरिकी सैनिकों को मारने की इच्छा का आरोप लगाते हैं, तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। नहीं, मैं कह रही हूँ, जब आप कहते हैं कि ये अच्छा सौदा होगा, तो आप हारने वालों से सौदा क्यों करते हैं? उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, सफेद झंडा उठा लेना चाहिए, और अगर वे नहीं करते तो आप कहते हैं, सबसे पहले, जैसा कि ट्रंप ने कहा, हम ज्यादा ताकतवर हैं। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। हम ईरान को 2 हफ्तों में खत्म कर सकते हैं। वही बात जो इजराइल गाजा को लेकर कहता था। ठीक है, कर सकते हैं तो करो। मेरा मतलब पूरे ईरान को खत्म करना नहीं है। मेरा मतलब था कि आप अंदर जाएं और अपनी शर्तें रखें। और अपनी शर्तें रखने के तरीकों में से एक है कि देखो, हमने उन ठिकानों पर बमबारी की, है ना?
उन्होंने कहा, देखो बड़े खूबसूरत वो B-2 बम वर्षक, और हमने किया, हमने सब कुछ मलबे में बदल दिया। ठीक है, अब जाओ और उसे निकालो। अगर ईरानी आपके साथ ऐसा नहीं कर रहे, मुझे उन्हें ईरानी कहना अच्छा नहीं लगता। ईरानी लोग अपनी सरकार से अलग हैं, ठीक है? अगर वहाँ के इस्लामवादी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप अंदर जाएं और उन्हें मजबूर करें, या खुद करें, या उन्हें मजबूर करें कि वे आपके साथ करें, या जब आप कर रहे हों तो उन्हें दूर रखें। और अगर ये बहुत खतरनाक है, अगर सामग्री बहुत खतरनाक है, तो मुझे नहीं पता। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वहां सब सुरक्षित है, लेकिन कौन जानता है। ठीक है, मुद्दा ये है, जाओ और ले लो। उम्मीद मत करो, नहीं 10 साल में। और अब अचानक वे फिर से ओबामा की तरह समय सीमा की बात कर रहे हैं। तुम सही हो, वो ओबामा नहीं बनना चाहते, लेकिन सच में राष्ट्रपति ट्रंप में ये क्षमता है कि वे कुछ कह सकते हैं और खुद को किसी और बात के लिए मना सकते हैं। हमने ऐसा कई बार उनके साथ देखा है। मैं ये समर्थक के रूप में कह रही हूँ, विरोधी नहीं। मैं एक समर्थक हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि उनके समर्थकों की ओर से उन्हें संदेश भेजना जरूरी है। उनके विरोधी उन्हें कभी पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें। ये बहुत परेशान करने वाली बात है। मुझे लगता है आप बहुत कूटनीतिक हैं जब कहते हैं कि ऐसे लोगों से समझौता करना चाहिए। हिटलर से समझौता नहीं होता, समझौता नहीं करते। आप बॉस्टन स्ट्रैंगलर और जैक द रिपर से समझौता नहीं करते, आप उन्हें पराजित करते हैं। वे अपराधी हैं, ठीक है? आप उन्हें जेल भेजते हैं। यहाँ मैं जो कह रही हूँ वो ये है कि आपको करना होगा, आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। और अपनी ताकत दिखाना, JD वांस, आप जानते हैं, अमेरिका अपनी ताकत इजराइल पर दिखा रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ है। इस्लामिक रिपब्लिक और उसके प्रॉक्सी गुटों पर अपनी ताकत दिखाइए। तो मैं पूरी तरह से ताकत दिखाने के पक्ष में हूं। मैं सैन्य दबाव और आर्थिक दबाव के भी पक्ष में हूं, और इसे ही लाभ उठाना कहते हैं। इस लाभ का मकसद परमाणु मुद्दा हल कर ऐसी स्थिति बनाना है जिसमें ईरान कभी परमाणु हथियार न बना सके, और ऐसा समझौता करना है। यही मेरी सोच है। मैंने रविवार को NBC के मीट द प्रेस पर राष्ट्रपति ट्रंप का इंटरव्यू बहुत ध्यान से सुना, इससे पहले कि हम ईरान से आगे बढ़े या किसी और विषय पर जाएं। और हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था कि आप जानते हैं, उन्होंने इंटरव्यू छोड़ दिया और वही खबर बन गई। असल में इंटरव्यू में कुछ खबर थी, क्योंकि उन्होंने जितना मैंने उन्हें पहले सार्वजनिक रूप से बोलते सुना है, उससे ज्यादा विस्तार से बात की। जिसे वो न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, वो समृद्ध यूरेनियम है जो जमीन के नीचे है, क्योंकि B-2 बॉम्बर्स ने उस सुविधा को नष्ट किया था। और मैंने सुना है ना, उन्होंने कहा कि वो ऐसा समझौता करना चाहेंगे जिसमें हम आकर सारा सामान हटा दें। उन्होंने पूछा, क्या सेना ये कर सकती है? अगर समझौता न हो तो क्या सेना वहां जाकर हटा सकती है? उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू लेने वाली से कहा, उन्होंने उनसे कहा, लेकिन आप जानती हैं, हमारे वहां बहुत सारे कैमरे हैं, हमारे कई सैटेलाइट्स उस जगह को देख रहे हैं। अगर आप वहां होते और आपके यहाँ नाम का टैग लगा होता जिस पर आपका नाम लिखा होता, तो हम उसे देख सकते थे, है ना? और तो अभी की स्थिति है ना, जहां वो नष्ट हो चुका है और जमीन के नीचे है, यूं कहे तो, है ना, वे वहां तक पहुंच नहीं सकते। अगर वे वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हम पहले ही देख लेंगे। अगर अमेरिका देख सकता है तो इजराइल भी देख सकता है। और इसलिए एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाए रखना, आर्थिक दबाव, सैन्य दबाव, वे आज अपने संवर्धित यूरेनियम को छू भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी नजर उस पर है। मैं कहूंगा, हाँ, ईरान के सामने एक समस्या है, और उनकी समस्या और भी बड़ी होने वाली है। हमारे लिए ऐसा करने की वजह नहीं है। हमें ऐसा करने के लिए खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस मामले में इजराइल और अमेरिका के पक्ष में ही सब कुछ जा रहा है। मुझे लगता है कि जैसी स्थिति दिख रही है, हमें बस धैर्य रखना है और हम इसमें जीत जाएंगे। और मुझे लगता है कि ट्रंप इसे समझते हैं, क्योंकि ट्रंप, जब तक कि आप जानते हैं, आपके सारे डर सच न हो जाएं और ट्रंप ओबामा की तरह दोनों पक्षों के साथ कोई समझौता न कर ले। मैं ये नहीं कहता कि यह असंभव है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। मुझे लगता है कि जिन कारणों का मैंने पहले जिक्र किया, उनके चलते वो इसमें डटे रहेंगे। वो इंतजार करेंगे। शायद वो नवंबर के बाद तक इंतजार करेंगे। ये लंबा समय है, लेकिन सिर्फ कुछ ही महीने हैं। आखिर इस समस्या को हल करने के लिए ये बस कुछ ही महीने तो हैं। अगर वे डटे रहते हैं, दबाव बनाए रखते हैं, और उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे पसंद आई थी। ईरानियों को वित्तीय रिहाई चाहिए थी, क्योंकि उनकी संपत्तियां कई देशों में रोकी गई थीं, जिनमें खाड़ी देश भी हैं। और उन्होंने कहा कि अब इस समझौते के तहत, जो कि आप जानते हैं, सिर्फ ज्ञापन का ज्ञापन,
जो कि अभी तक किसी के सामने भी नहीं है, और उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जब आप पूरा करेंगे तभी मिलेगा। आपको प्रतिबंधों में राहत तभी मिलेगी जब आप डिलीवर करेंगे। ईरान से यूरेनियम बाहर निकालो, तब आपको कुछ मिलेगा। आपको शुरुआत में कुछ भी नहीं मिलेगा। यही इस सौदे का तरीका है। आप उन्हें शुरुआत में कुछ भी नहीं देते, क्योंकि जैसे ही आप उन्हें शुरुआत में कुछ दे देंगे, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, आपको दबाव बनाए रखना होगा, आर्थिक दबाव, सैन्य दबाव, जब तक आपको जो चाहिए वो मिल न जाए। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ और बस यही उम्मीद करते हैं कि आखिर में इज़राइल और अमेरिका मिलकर वहाँ जाएं और उस परमाणु धूल को बाहर निकाल दें, उसे ख़त्म कर दें। हमारे पास वहाँ कैमरे हैं, हमें पता है वो कहाँ हैं, हमें पता है वहाँ क्या हो रहा है, बस इसे कर डालते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि सिर्फ अमेरिका और शायद चीन के पास ही उस मलबे के नीचे खुदाई करने की तकनीक है। आप जानते हैं, मुझे इसके बारे में क्या पता। लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि बस अब कर ही डालो। मेरा मतलब है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास इंतजार करने का समय है। मुझे इतना यकीन नहीं है, लेकिन देखेंगे, अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा। और अब बस अंत में एक राजनीतिक बात पर खत्म करते हैं, इजराइल की आंतरिक राजनीति पर। हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी इन सभी प्राइमरी चुनावों से गुजर रहा है। खैर, इजराइल में भी हम अभी तक उस प्राइमरी के चरण तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम अभी ये पता लगा रहे हैं कि हमारे असली चुनाव की तारीख क्या होने वाली है। अब तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। इजराइल में संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के चलते इंतजार बढ़ता जा रहा है और सितंबर की शुरुआत का विकल्प भी अब नहीं रहा। अगर जल्दी फैसला नहीं आया तो सितंबर का मध्य भी निकल जाएगा। सितंबर के अंत में यहूदी छुट्टियों के कारण मुश्किल है। मेरी भविष्यवाणी है कि यह और भी संभव है। अगले हफ्ते देखेंगे कि मैं सही हूं या नहीं। हम अक्टूबर में चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्क सुनो, तुमसे बहस करना अच्छा लगा हमेशा। और अगले हफ्ते मुझे उम्मीद है कि और प्रगति होगी और हम देखेंगे, क्योंकि इस समय मैं बहुत निराशावादी हूँ और तुम आशावादी हो, तो हम देखेंगे। शायद ये हमारे व्यक्तित्व के बारे में है। मैं अगले हफ्ते मिलूंगा रुथी।